ऋषिकेश की खबर के साथ। ऋषिकेश में 3 और 4 जून को ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। नटराज होटल में होने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश भर के करीब 60 से 70 महापौर भाग लेंगे। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासानी ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले महापौर यहां के विकास कार्यों, शहरी व्यवस्थाओं और स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली का भी अवलोकन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से प्रदेश की पहचान को नई मजबूती मिलती है और विभिन्न राज्यों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान भी होता है। गरिमा दासानी ने सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड की उपलब्धियों और विकास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेयर्स का सम्मेलन उत्तराखंड के मेयर्स की कलाई भी खुलेगी। 60-70 के करीब मेयर आ रहे हैं पूरे देश भर से, तो वो देखेंगे ना कि किस स्तर के हमारे भी मेयर हैं, किस स्तर का हमारे मेयर यहाँ काम करा रहे हैं। और खास तौर पर ऋषिकेश के मेयर साहब तो मेजबान हैं, तो उनसे मिलकर ही बाग-बाग हो जाएंगे बाकी के सारे मेयर, बाकियों को तो छोड़िए। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन मेरी तरफ से। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को देहरादून में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने के साथ कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर बाद गरज वाले बादलों के विकसित होने और हल्की बारिश की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 7 जून तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। लेकर के 5 तारीख तक भी उत्तराखंड के जो कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। तो अभी अगले 4-5 दिनों में जो है रेनफॉल एक्टिविटी है। साथ ही जो देखेंगे कि आज की बात करेंगे तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र और कहीं कहीं मैदानी क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं जो है तीव्र वर्षा के 1-2 दौर भी मिल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 2 से 5 तक भी जो उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो जो है आइसोलेटेड या स्कैटर्ड एक्टिविटी आगे जो है 4-5 दिन कह सकते हैं उत्तराखंड में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मिलने की संभावना। पर्यटन नगरी मसूरी में पिछले 15 दिनों से पानी का संकट गहरा गया है, जिसके कारण आम लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज मसूरी व्यापार मंडल द्वारा उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया और शीघ्र पानी की आपूर्ति सुधार करने की मांग की गई। पर्यटन नगरी मसूरी में 144 करोड़ रुपए की लागत से यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत 2052 तक पानी की कमी नहीं होने का दावा किया गया था, लेकिन अब धरातल पर ये योजना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी देखी जा रही है। 5 वर्षों तक मसूरी और आसपास के लोगों द्वारा पेयजल योजना के लिए संघर्ष किया गया। सरकार द्वारा किसी योजना की स्वीकृति दी गई, लेकिन अब उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम में आपसी तालमेल की कमी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस समय पर्यटन सीजन चरम पर है। ऐसे में होटल स्वामियों को पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई करवानी पड़ रही है। इससे कहीं ना कहीं मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है और होटल स्वामियों को आर्थिक हानि का
सामना करना पड़ रहा है। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है और उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा टैंकरों का व्यापार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम के बीच आपसी तालमेल की कमी है। मसूरी में जब पर्यटक सीजन बिल्कुल चरम पे है, पीक पे है, और आज उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पिछले 15 दिन से पानी की भारी कमी देखी गई है, चाहे वो आम घरेलू घरों में हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो, रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या होम स्टे में हो, सब जगह पानी की भारी कमी है। और शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि जब उत्तराखंड सरकार द्वारा 144 करोड़ की पेयजल योजना 3 फेज पंपिंग यमुना योजना को लागू करा गया, सुचारू करा गया, मसूरी में पानी उसके द्वारा दिया गया, और जिसके लिए 5 साल तक मसूरी के लोग संघर्ष करते रहे, यमुना घाटी के लोग संघर्ष करते रहे, रोडें टूटती रही, पानी बहते रहे, रोडें खुदती रही, बनती रही, लोगों को असुविधा हुई। उसके बाद जब यमुना पेयजल योजना मसूरी में आई तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पानी नहीं है, चाहे वो कैंट का क्षेत्र हो, मलिंगार का क्षेत्र हो, लंडौर बाजार का क्षेत्र हो। नहीं, यहाँ शिकायत जो थी अब शिकायत नहीं रही। मतलब पानी जो दिक्कत था, आपको दिक्कत अगर बताऊं तो सबसे पहले जिंसी में पानी कमी हो गई थी, जिसे हमने बढ़ाया। फिर आंधी की वजह से कोल्टी में बंद हो गया, और फिर उसे कल होके यमुना बंद हो गया। यमुना से पानी आने वाला, यमुना स्टेज 2 पे कुछ बिजली कड़कने से वहाँ लाइन टूट गई, जिससे वो पंपिंग बंद हो गया वहां पे। तो उस वजह से जो हमारा इनलेट है उसमें बहुत कमी आ गई। तो हमें जो स्टोरेज पानी है, स्टोर वाटर, वहां से हमें पानी देना पड़ा, और दिए हैं बहुत जगह। और फिर आज के डेट में पूरा मसूरी में पानी की व्यवस्था ठीक हो चुकी है, और आज सुबह से पानी सही आया है। और जितने भी हमारे पंप और लाइन खराब थे वो सब ठीक हो चुके हैं आज के टाइम। नहीं, जो उन्हें देना है, उन्हें 17 MLD देना है, वो 2052 में है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट तुम्हें 8 MLD। चंपावत जिले के ग्राम गढ़कोट में आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाई है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तहसीलदार ब्रजमोहन आर्या ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया। इसके बाद प्रभावित गृहस्वामी डूंगर देव पुत्र सीताराम को मौके पर ही 20,000 रुपये के अनुमेय आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। वहीं रेड क्रॉस समिति ने भी त्रिपाल, कंबल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई। प्रशासन की त्वरित मदद से प्रभावित परिवार को बड़ी राहत मिली है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए संकट की घड़ी में मिली सहायता को महत्वपूर्ण सहारा बताया है। जन सुनवाई को प्रभावी, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाने की दिशा में सोमवार को जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम आमजन के लिए राहत का मंच साबित हुआ। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखी। जन सुनवाई के दौरान कुल 74 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। कार्यक्रम में पेयजल, बिजली, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरेलू गैस सिलेंडर, कृषि उत्थान और साथ ही साथ सिंचाई, उरेडा विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गई। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता मिलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला तब सामने आया जब भुवन चंद्र पंचोली ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण कई पात्र बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन निरस्त हो गई है। जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पात्र लाभार्थियों के पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए और कहा कि तकनीकी कारणों से किसी भी जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
विकास नगर के बादामवाला क्षेत्र में एक घर की दीवार के अंदर से एक साथ 9 सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अचानक कई सांपों के दिखाई देने पर घर के सदस्यों में अफरा तफरी फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर वन्यजीव रेस्क्यू कार्य से जुड़े आदिल मिर्जा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने दीवार के भीतर छिपे सभी 9 सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे अभियान को देखते रहे। रेस्क्यू टीम ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बल्कि तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचित किया जाना चाहिए। वहीं दिनेशपुर में मानव सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व सीएमओ डॉक्टर कमल राय अब समाज सेवा के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। श्री श्री हरीशचंद्र गुरुचंद मथुआ सेवा समिति के माध्यम से चल रही इस पहल का लाभ बड़ी संख्या में मरीज उठा रहे हैं। दिनेशपुर स्थित श्री श्री हरीशचंद्र गुरुचंद मथुआ सेवा समिति में प्रत्येक रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है और इस शिविर में पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमल राय अपनी सेवाएं देकर क्षेत्र के मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और उन्हें आवश्यकता चिकित्सकीय परामर्श प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर कमल राय ने बताया कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मन में अपने क्षेत्र और समाज के लिए कुछ करने का विचार आया। इसी उद्देश्य से उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा सेवा शुरू की ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ लिख कर और नौकरी कर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि शिक्षा और अनुभव का उपयोग मानव सेवा के लिए नहीं किया जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। कोई भी जो है इस शहर में या इस इलाके में कोई सरकारी डॉक्टर है नहीं। यहाँ से लोग रुद्रपुर या दूसरे शहरों में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाते हैं। इसको देखते हुए मुझे लगा कि जो है मैं इस शहर का बाशिंदा होने के नाते मुझे मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना जो है इन लोगों के लिए एक दिन की मैं अपनी निःशुल्क सेवाएं दूँ। और इसके लिए हरि मंदिर समिति ने या कमेटी ने मेरे से संपर्क किया तो मैं इस पवन का मतलब अच्छे कार्य के लिए अपनी सहमति दी और इसी तरह से जो मैं यहाँ पर जो है हर रविवार उन मरीजों को जो यहाँ शहर की बेटी वर्षा जो हल्द्वानी से है, वर्षा जोशी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूके पीएससी परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और शहरवासियों में खुशी की लहर है। साधारण परिवार से आने वाली वर्षा की सफलता मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन गई हैं। वर्षा जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा बीड़ शेवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से प्राप्त की, जबकि उच्च शिक्षा MPPG कॉलेज हल्द्वानी से पूरी की। उनके पिता केवलानंद जोशी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं, जबकि माता दीपा जोशी गृहिणी हैं। मूल रूप से बागेश्वर निवासी वर्षा ने सीमित संसाधनों के बीच कठिन परिश्रम और निरंतर अध्ययन के दम पर ये मुकाम हासिल किया। अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को देते हुए वर्षा जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से अपील की है कि वे लक्ष्य तय कर धैर्य और अनुशासन के साथ तैयारी करें। उन्होंने कहा कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि छात्र निरंतर मेहनत, सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ये पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि वही है कि उन्होंने डॉटर की इंडिपेंडेंस को और चॉइसेस को फेवर किया था, तो उसका थोड़ा बहुत वो है कि हाँ ठीक है, चॉइसेस अच्छी थी वाला है। और फैमिली में फर्स्ट PCS होंगी तो उसका थोड़ा एक्साइटमेंट है सब में। जी सब माइंडसेट स्टार्टिंग से था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और जो प्रिपरेशन थी वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि सिलेबस एटलीस्ट हॉरिजॉन्टली पूरा कवर करा जाए और PYQs को देखते हुए जो कि UP PCS के कवर कर रहे थे उनको देखते हुए वर्टिकली जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने थे वो करे गए। उसके अलावा सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, डेली आंसर इवैल्यूएशन से लेकर एसेस चेक करना। तो लास्ट जो मैंने फेसबुक यूज़ किया था वो 2017 में था शायद से, जो कॉलेज के थोड़ा
ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद से फेसबुक वगैरह नहीं यूज़ करा, इंस्टा नहीं है, व्हाट्सएप भी कुछ टाइम पहले से यूज़ करना स्टार्ट करा है। तो मतलब ऐसा कुछ वो है कि अगर आप एक बार डिस्टेंस बना लो तो फिर उतना इशू नहीं रहता है कि कुछ वो फोमो नहीं रहता कि आप कुछ मिस। वहीं चंपावत जनपद में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से जल उत्सव सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। 1 जून से 15 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत जिले भर में जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन और जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी को आवश्यक बताया और वन पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने भी जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जल उत्सव सप्ताह के दौरान कार्यशालाएं, जागरूकता रैलियां और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। जनपद के जरूरतमंद एवं पात्र नागरिकों को त्वरित राहत पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए सोमवार को जिला सभागार में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित किए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 68 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपकर उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों में राहत का संबल प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं एवं सहायता का लाभ आमजन तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से स्वीकृत धनराशि सीधा लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। डीएम ने बताया कि जनता मिलन कार्यक्रम, जन जन की सरकार अभियान और जन समर्पण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं आवेदनों का परीक्षण कर पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष गंभीर बीमारी, आकस्मिक संकट, आर्थिक तंगी और अन्य विशेष परिस्थितियों में फंसे लोगों के लिए बड़ी मदद साबित हो रहा है। कि कार्यालय में तो मुख्यमंत्री राहत कोष का चेक लगाया था दोस्तों, जो कि आज मिल गया। डीएम साहब और सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हाँ, चंपावत तहसील का रह रहा हूँ। मेरा नाम शेर सिंह है। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 10,000 का चेक मिला है, डीएम साहब और सीएमओ साहब के धन्यवाद मेरी तरफ से। मेरा नाम सीमा देवी है। मैंने अपनी आर्थिक सहायता के लिए बिल लगाए थे, एप्लीकेशन लगाई थी, जिसका मुझे चेक मिल गया। सीएम साहब का, डीएम साहब का धन्यवाद। मेरा नाम मनोज राम शास्त्री, ग्राम बेड़ा बैटवाल, विकासखंड बाराकोट का रहने वाला हूँ। मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मिली। इसके लिए मैं जिलाधिकारी श्रीमान मनीष कुमार जी का और मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनोज सिंह गढ़वाल और डीएम साहब और सीएम साहब का धन्यवाद, जो मुझे आर्थिक सहायता मिला है उसके लिए मैं सीएम साहब और डीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रामचंद्र पांडे है। मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में से एप्लीकेशन लगाई थी, आज मुझे उसका चेक मिल गया है। मुख्यमंत्री और डीएम साहब का। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत रायपुर गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं के लिए अब ज्ञान भवन लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। बीती देर शाम पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने 28 लाख रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। लाइब्रेरी में एक साथ 75 छात्रों के बैठकर निःशुल्क अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूर्व विधायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे छात्र हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और वे शांत वातावरण की तलाश में जसपुर लाइब्रेरी तक जाते हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए रायपुर गांव में ये ज्ञान भवन तैयार किया गया है। यहां बेहतर सुविधाओं के साथ छात्रों के शैक्षणिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। रायपुर गाँव जो है बहुत दूरस्थ गाँव है। जसपुर से लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर इसकी दूरी लगती है। तो बहुत से हमारे बच्चे जो ऐसे हैं कि यहाँ जसपुर आते हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज़ में,
क्योंकि उसमें एक वातावरण मिलता है, एक एकांत का वातावरण मिलता है। घरों में इतनी सुविधाएं भी नहीं है और शोर होता है, छोटे घर हैं, तो वो वातावरण उनको घर में नहीं मिल पाता। इसलिए जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी की तरफ विमुख हो रहे हैं, उधर को बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उसी क्रम में ये देखते हुए कि वहाँ की आवश्यकता है, गाँव बड़ा है और हमारे उधर के बच्चे जो हैं काफ़ी कमज़ोर परिवारों से आते हैं आर्थिक रूप से, तो उसके लिए ये एक लाइब्रेरी का वहाँ निर्माण कराया गया है जिसका नाम ज्ञान भवन दिया गया और ये 75 बच्चों को बैठने का स्थान वहाँ पर बनाया गया है। बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, बिजली की, टॉयलेट्स की और बैठने की बहुत अच्छी सुविधा दी गई है और इसके माध्यम से मैं समझता हूँ वहाँ के जो बच्चे हैं उनका बौद्धिक विकास भी होगा, उनका ज्ञानवर्धन भी होगा और वो भविष्य में कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, सफलताएं मिलेंगी, ऐसी हमारी। वहीं विकासनगर क्षेत्र बल्लूपुर पावटा साहिब नवनिर्मित हाईवे पर शेरपुर गांव के पास सड़क निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग की एक लेन बंद कर दी गई है। ट्रैफिक को सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अधूरी व्यवस्थाओं और उचित दिशा निर्देशों की कमी के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नज़ारा शेरपुर गांव के पास बल्लूपुर पावटा साहिब हाईवे का है, जहां सड़क निर्माण कार्य के कारण मुख्य मार्ग की एक लेन बंद कर दी गई है। इसके चलते सभी छोटे बड़े वाहनों को सर्विस लेन से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये सर्विस लेन खुद यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सुबह से यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसी सर्विस लेन पर 2 छोटे अंडरपास हैं, जहाँ से रोजाना स्कूली बच्चे गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। चमोली जनपद से प्रकृति प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ने विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को कल पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जिसके बाद अब देश विदेश के सैलानी यहां की अद्भुत जैव विविधता का दीदार कर सकेंगे। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और ये हिमालयी वनस्पतियों तथा दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए जानी जाती है। मॉनसून के दौरान यहां ब्रह्म कमल, ब्लू पोस्ता, कोबरा लिली समेत सैकड़ों प्रजातियों के फूल खिलकर घाटी को स्वर्ग जैसा स्वरूप देते हैं। ये घाटी आमतौर पर जून से अक्टूबर के अंत तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। इसके खुलने से क्षेत्रीय पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों को आजीविका पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रशासन ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में गंगोत्री धाम जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नाले में पलट गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की ओर जा रही थी। धराली बाजार के पास धराली नाले के निकट अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे में कार चालक अनुराग सक्सेना, उनकी पत्नी बरखा सक्सेना, 5 वर्षीय पुत्र अवयुक्त और प्रतिमा सक्सेना घायल हो गए। सभी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत सामान्य है और उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगना हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गंगा जल लेकर लौट रहे एक कांवड़िए को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ये घटना गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास हाईवे किनारे उस समय हुई जब कांवड़ियों का दल रात्रि विश्राम कर रहा था। गोली लगने से कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान ग्रेटर नोएडा निवासी अजय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर बने पुल के ऊपर कुछ युवक शराब पी रहे थे, जिनके शोर शराबे को लेकर कांवड़ियों से कहासुनी हो गई थी। इसी विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। एसएसपी हरिद्वार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 31 मई की शाम यात्रा मार्ग क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान
3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से कुल 61 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल ने बताया कि विभाग को क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर विशेष निगरानी अभियान चलाया गया। कार्रवाई में दीपक सिंह और प्रकाश साही से 36 बोतल और मोहम्मद सावर से 25 बोतल शराब बरामद हुई। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।